वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम अनोडिया जूडिथ की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ विश्लेषण और समीक्षाएं हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाल सकें। हाँ, तो मकसद यही है कि इस किताब का जो मूल संदेश है उसको समझें, इसमें जो तकनीकें बताई गई हैं उन्हें जानें और ये भी देखें कि भाई आज की दुनिया में ये कितनी काम की है, कितनी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब ना वाकई में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। ये बेसिकली पश्चिम का जो मनोविज्ञान है, जो ज्यादातर सिर्फ मन पर फोकस करता है ना, और शरीर को जैसे अलग ही समझता है, और दूसरी तरफ है पूर्व का अध्यात्म, जिसमें चक्र प्रणाली जैसी बातें हैं, मतलब पूरी तरह शरीर और मन को जोड़ने वाली। हाँ, जिन्हें पश्चिम में कभी कभार लोग थोड़ा रहस्यमय मान लेते हैं या शायद अवैज्ञानिक भी। बिल्कुल। तो ये किताब इसी खाई को, इसी गैप को भरने की कोशिश करती है। जूडिथ का जो मुख्य सवाल था वो बड़ा दिलचस्प था। वो सोच रही थी कि क्या हो अगर ये जो चक्र प्रणाली है ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नक्शा न हो, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक नक्शा भी हो। मनोवैज्ञानिक नक्शा मतलब एक ऐसा विकास का खाका जो हमें ये समझाए कि बचपन के जो अनुभव है, जो चोटें हैं, वो बड़े होकर हमारे संघर्षों को कैसे शक्ल देती हैं और कैसे शरीर और मन को मतलब एक साथ लाकर ही असली हीलिंग या कहें कि पूरी तरह से ठीक होना संभव है। अच्छा, तो वो पश्चिम के जो सोचने का तरीका विश्लेषण वाला और पूर्व की जो ऊर्जा आधारित समझ है, उन दोनों को एक साथ बुनना चाह रही थी। हाँ, एकदम सही। उन्होंने चक्रों को सिर्फ ऐसे घूमते हुए पहियों की तरह नहीं देखा, बल्कि विकास के अलग अलग चरणों की तरह देखा, और हर चरण बचपन से लेकर बड़े होने तक के हमारे जो अंदरूनी संघर्ष है, शर्म, अपराध बोध, डर, कंट्रोल, प्यार, खुद को व्यक्त करना, उन सब से जुड़ा है। तो ये सिर्फ ऊर्जा केंद्रों की बात नहीं रह जाती, फिर ये तो हमारे बड़े होने की पूरी कहानी से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर यह चीज बहुत बहुत क्रांतिकारी बन जाती है, चक्रों को बचपन के विकास के चरणों से जोड़ना। जैसे उदाहरण के लिए पहला चक्र है मूलाधार। हाँ, मूलाधार। वो गर्भ से लेकर करीब 1 साल की उम्र तक बनता है और ये जुड़ा है विश्वास से, सुरक्षा से, इस दुनिया में अपनी जगह महसूस करने से। अच्छा। अब अगर इस स्टेज में असुरक्षा महसूस हुई तो वो चीज फिर बड़े होकर लगातार चिंता या एक तरह की अस्थिरता के रूप में दिख सकती है। और दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, वो कब? वो करीब 6 महीने से 2 साल तक। वो जुड़ा है हमारी भावनाओं से, खुशी महसूस करने से, क्रिएटिविटी से। अगर उस दौरान भावनाओं को दबाया गया तो बड़े होकर या तो इंसान भावनाओं से एकदम कट जाता है या फिर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। और तीसरा मणिपुर चक्र। हाँ, मणिपुर, वो 2 से 4 साल की उम्र में। ये है स्वायत्तता, आत्मसम्मान, अपनी पर्सनल पावर का केंद्र। यहाँ अगर चोट लगी तो वो शर्म या शक्तिहीनता के पैटर्न बना सकती है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हमारे आज के जीवन की कितनी सारी उलझनें, उनकी जड़ें शायद बचपन के उन शुरुआती सालों में हैं, और ये चक्र प्रणाली उन्हें समझने का एक नक्शा दे रही है। बिल्कुल सही कहा। ये नजरिया चक्रों को उस रहस्यमयी दुनिया से निकालकर मनोविज्ञान की जमीन पर ले आता है। इससे ये थेरेपिस्ट्स के लिए भी समझने लायक बन जाते हैं, और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उन्हें भी एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क मिल जाता है। हाँ, मतलब वो सिर्फ एनर्जी सेंटर नहीं रह जाते, बल्कि हमारे इंसान बनने के सफर के माइलस्टोन बन जाते हैं। सही। किताब में कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो वाकई में झकझोर देते हैं। जैसे उन्होंने शर्म को सौर जालक चक्र यानी मणिपुर का राक्षस कहा है। कितना सही लगता है कि कैसे शर्म हमारे अंदर के आत्ममूल्य को, कुछ करने की इच्छा को धीरे धीरे खा जाती है। उनका एक कोड भी है शायद, शर्म वो घाव है जो कहता है मैं काफी नहीं हूं। ये खुद का गला घोटने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह देखो हृदय चक्र, अनाहत, हाँ। उसको सिर्फ प्रेम की भावना नहीं कहा उन्होंने, बल्कि शरीर और आत्मा के बीच का पुल बताया है। ये बहुत गहरी बात है। पुल कैसे? देखो, नीचे के जो चक्र हैं वो हमें जमीन से जोड़ते हैं, हमारी बेसिक जरूरतों से। ऊपर के चक्र हमें ऊंचा उठाते हैं, चेतना की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हृदय चक्र वो बीच का बिंदु है, वो संतुलन है, जहां धरती और आकाश मिलते हैं, जहां व्यक्तिगत प्रेम एक बड़ी संरचनात्मक जरूरत बन जाता है। सिस्टम को जोड़ने वाला पुल।
वाह। और कंठ चक्र विशुद्ध के बारे में उनका कहना कि बोलना ऊर्जा को गति देना है। जब हम खुद को चुप कराते हैं तो हम आत्मा को चुप कराते हैं। ये तो सच बोलने को सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं, बल्कि एक तरह की मुक्ति की तरह दिखाता है। हाँ, जैसे हमारे शब्द सिर्फ विचार न हो, बल्कि एक शक्ति हो जो वास्तविकता को शेप दे सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपने पहले बताई थी, बचपन के अनुभवों को विकासात्मक ताले कहना। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी लगने वाली बातें भी, जैसे हमारी जरूरतों को अनसुना कर देना या हमारी जिज्ञासा को दबा देना, ये जीवन भर चलने वाले पैटर्न बना सकती हैं। इससे ट्रॉमा की परिभाषा सिर्फ बड़ी भयानक घटनाओं तक सीमित नहीं रहती। और उनकी वो आलोचना आध्यात्मिक पलायनवाद या स्पिरिचुअल बाईपासिंग की, वो भी आज के जमाने में बहुत जरूरी लगती है। बिल्कुल जरूरी है। मतलब दर्द या मुश्किल भावनाओं से बचने के लिए ध्यान या आध्यात्मिकता का सहारा लेना। हाँ, जूडिथ इस पर बहुत जोर देती हैं। वो कहती हैं काम शरीर को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें इतनी गहराई से उतरना है कि आत्मा भी यहीं रह सके। ये उन लोगों के लिए एक सीधी चुनौती है जो सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दुनियादारी और शरीर से भाग जाना। सही मायनों में सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने शरीर में, अपने अनुभवों के साथ मौजूद होना है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बातें, लेकिन ये किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, इसमें प्रैक्टिकल अभ्यास भी हैं, है ना? किस तरह के अभ्यास हैं ये? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। हर चक्र के लिए कुछ न कुछ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब शरीर पर आधारित है, फिजिकल है। जैसे मूलाधार चक्र जो सुरक्षा की भावना से जुड़ा है, उसके लिए वो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बताती हैं। ग्राउंडिंग जैसे नंगे पैर घास पर चलना, या ध्यान करते हुए ये महसूस करना कि आपके पैरों से ऊर्जा जमीन में जा रही है, मतलब धरती से कनेक्शन महसूस करना। अच्छा, और मान लीजिए किसी को अपनी भावनाएं महसूस करने या व्यक्त करने में दिक्कत हो, जो त्रिचक्रों से जुड़ा है। हाँ, स्वादिष्ठान। उसके लिए वो रचनात्मकता का इस्तेमाल करने को कहती हैं, जैसे नाचना, पेंटिंग करना, या बस अपनी भावनाओं को लिख डालना, या फिर अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना, जैसे खाने का स्वाद लेना, संगीत को सच में सुनना। ये सब मदद कर सकता है। ये दिलचस्प है। ये अभ्यास हमें याद दिलाते हैं कि हीलिंग सिर्फ सोचने या बातें करने से नहीं होती, शरीर को शामिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कोई बड़े बड़े बदलाव लाने वाले ऊंचे विचार नहीं है, ये छोटे शारीरिक कदम हैं। जमीन पर चलना, होश में रहकर खाना। ये हमें वापस शरीर में लाते हैं, जहां असल में अनुभव और ऊर्जा स्टोर होते हैं। सही। जूडिथ कई आम धारणाओं को भी चुनौती देती हैं, है ना? कुछ ऐसे मिथ्स जिनका वो खंडन करती हैं। हाँ, कई सारे हैं। एक बड़ा मिथक तो यही है कि चक्र कोई बहुत ही रहस्यमयी, समझ से बाहर की चीजें हैं। जूडिथ कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये विकास के मनोविज्ञान और ऊर्जा के प्रवाह के नक्शे हैं, इन्हें समझा जा सकता है। उन्होंने हर चक्र को बचपन के चरण, उससे जुड़े मनोवैज्ञानिक घाव और फिर उपचार के रास्ते से जोड़ा है। बहुत लॉजिकल है। और ये वाली धारणा कि ट्रॉमा या आघात सिर्फ मानसिक होता है, जिसे हम सोच विचार कर ठीक कर सकते हैं। हाँ, इसे भी वो पूरी तरह से चुनौती देती है। उनका सच ये है, आघात शरीर में रहता है, हमारी ऊर्जा प्रणाली में बस जाता है। आप सिर्फ बातें करके शरीर में बसे गहरे पैटर्न या घावों से बाहर नहीं निकल सकते। उपचार के लिए शरीर पर काम करना जरूरी है, बॉडी वर्क जिसे कहते हैं। और एक और मिथक जो उन्होंने तोड़ा वो आध्यात्मिकता के बारे में है कि इसका मतलब शरीर से परे जाना है, शरीर को छोड़ना है। हाँ, जबकि जूडिथ कहती हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता शरीर में उतरना है, उसे पूरी तरह अपनाना है। शरीर चेतना का वाहन है, उससे भागना नहीं है। इसी से उनकी वो स्पिरिचुअल बाईपासिंग वाली आलोचना जुड़ती है। अच्छा, और शक्ति या पावर के बारे में क्या है? क्या असली शक्ति दूसरों पर कंट्रोल रखना है? जूडिथ के हिसाब से बिल्कुल नहीं। सच्ची शक्ति जो सौर जालक चक्र से जुड़ी है, वो है आत्मनिपुणता, मतलब खुद पर महारत, अपनी पसंद चुनने की क्षमता, अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी स्वायत्ता। ये दूसरों पर हावी होना नहीं है। अक्सर जो दूसरों पर हावी होने की इच्छा होती है, वो खुद की शर्म और असुरक्षा से ही पैदा होती है। तो उनका जो मूल संदेश है वो यही लगता है कि भाई चीजों को अलग अलग देखना बंद करो। शरीर और मन, विज्ञान और आत्मा, ये सब एक ही ताने बाने के हिस्से हैं। इनको जोड़ना ही कुंजी है। बिल्कुल सही। और ये विचार सोचिए, ये किताब 90 के दशक के अंत में लिखी गई थी, लेकिन आज ये बातें शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमारे आज के माहौल की भविष्यवाणी कर दी हो।
कैसे? आज की दुनिया से ये कैसे जुड़ता है? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। देखिए, आज की जो कई बड़ी चिंताएं हैं वो चक्रों के असंतुलन में साफ झलकती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज या आर्थिक अनिश्चितता को लेकर जो एक सामूहिक चिंता है, डर है। हाँ, वो तो है। ये मूल चक्र यानी मूलाधार जो सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है, उसकी अस्थिरता को दिखाता है। हमारी बुनियाद हिल रही है। और ये जो सोशल मीडिया का नशा है या रिश्तों में जो एक तरह का सतहीपन आ गया है, हाँ, उसे त्रिकचक्र स्वाधिष्ठान जो आनंद, भावनाओं और जुड़ाव का केंद्र है, उसके असंतुलन से जोड़ सकते हैं। हम बाहरी उत्तेजनाओं में, लाइक्स में, फॉलोअर्स में डूबे हैं, पर शायद सच्ची अंतरंगता या असली खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजकल बर्नआउट और हसल कल्चर की भी बहुत बात होती है। हर कोई भागा जा रहा है। ये सीधा सीधा सौर जालक चक्र मणिपुर जो शक्ति और आत्मसम्मान से जुड़ा है, उसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या कहें कि दुरुपयोग का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे शर्म और मैं काफी नहीं हूं का डर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को चला रहा है। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना इसे और बढ़ाती है। और अकेलापन, इतना कनेक्टेड होने के बाद भी लोग अकेले हैं। ध्रुवीकरण भी बहुत बढ़ गया है। ये हृदय चक्र अनाहत जो प्रेम और संबंधों का केंद्र है, उसके पतन को दिखाता है। हम तकनीकी रूप से पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन शायद दिलों से उतने ही दूर हो गए हैं। अलगाव बढ़ रहा है। और सोचिए, गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कैंसिल कल्चर या सच बोलने का डर। हाँ, ये सब। ये कंठ चक्र विशुद्ध जो अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा है, उसके घाव हैं। हमारे पास बोलने के मंच तो बहुत है, लेकिन क्या असली प्रामाणिक सच सामने आ पा रहा है, या हम शोर में खो गए हैं? और ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जानकारी का अंबार लगा है, लेकिन समझ या ज्ञान की कमी महसूस होती है। हाँ, ये तीसरे नेत्र चक्र आज्ञा जो अंतर्ज्ञान और दृष्टि से जुड़ा है, उस पर बहुत तनाव डालता है। हम जानकारी में डूब रहे हैं, पर शायद बड़ी तस्वीर देखने की, पैटर्न समझने की क्षमता खो रहे हैं। विवेक कम हो रहा है। तकनीक हमारी कल्पना और ध्यान देने की क्षमता को बदल रही है। शायद एआई का आना भी इसी चक्र से जुड़े सवालों को और गहरा कर रहा है। क्या हम अपने अंदर की आवाज, अपने इंट्यूशन को खो रहे हैं? और आखिर में ये जो एक अर्थ का संकट दिखता है, शून्यवाद सा बढ़ रहा है। ये सहस्रार चक्र जो सबसे ऊपर है और अर्थ, जुड़ाव, आध्यात्मिकता से जुड़ा है, उसकी निराशा को दिखाता है। एक तरफ धार्मिक कट्टरता दिखती है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता भी जैसे एक प्रोडक्ट बन गई है। गहरे अर्थ की तलाश साफ दिख रही है। तो ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम एक तरह के सामूहिक चक्र संकट में जी रहे हैं। जूडिथ का वो कोट याद आ रहा है, जो हम अपने भीतर ठीक करते हैं वही हम दुनिया में ठीक करते हैं। बिल्कुल। उनके विचार अब सिर्फ पर्सनल हीलिंग तक सीमित नहीं लगते, बल्कि ये हमारी सामूहिक स्थिति को समझने और उसमें संतुलन लाने का भी एक फ्रेमवर्क देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो अगर इस पूरी चर्चा से, इस किताब से 5 मुख्य बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? एकदम निचोड़। 5 बातें, ठीक है। पहली और शायद सबसे जरूरी, शरीर ही चेतना का आधार है। हीलिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, आपको शरीर में उतरना पड़ेगा। शरीर में उतरना, ठीक है। दूसरी, चक्र सिर्फ कोई रहस्यमय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास के नक्शे हैं। इन्हें समझना हमें बताता है कि हमारे पैटर्न्स कहाँ बनते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके। तीसरा पॉइंट। तीसरा, शर्म और चुप्पी ये बहुत गहरे घाव हैं। हीलिंग के लिए इन्हें रिलीज करना और मन, शरीर, आत्मा को फिर से जोड़ना जरूरी है। इंटीग्रेशन। चौथा, प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक संरचनात्मक चीज है। शरीर और आत्मा के बीच, व्यक्तिगत और दुनिया के बीच का पुल। इसके बिना सिस्टम बिखर जाता है। और पांचवी बात, हीलिंग का मतलब किसी टूटी हुई चीज को ठीक करना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। हम टूटे हुए नहीं हैं, हमारे अंदर पैटर्न बन गए हैं। काम है संतुलन लाना और ऊर्जा का प्रवाह ठीक करना। हम पैटर्न वाले हैं, टूटे हुए नहीं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, और अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो वो क्या होगा? एक वाक्य में मुश्किल है, पर कोशिश करती हूँ। शायद ये कि ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड हीलिंग का एक ऐसा रोड मैप है जो प्राचीन चक्र प्रणाली को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ता है
और ये दिखाता है कि हमारे घाव शरीर में पैटर्न कैसे बनाते हैं और कैसे संतुलन और शरीर में पूरी तरह उतरकर ही हम दोबारा होलनेस या समग्रता पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस सब के पीछे एक गहरा अनकहा सा संदेश भी महसूस होता है ना, जो शायद लेखक सीधे तौर पर नहीं कहती, पर वो पूरी किताब में गूंजता रहता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो धीरे से कह रहे हों, हम ठीक की जाने वाली मशीनें नहीं हैं, न ही हम ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें शरीर से भागना है। हम पुल हैं धरती और आकाश के बीच, बायोलॉजी और आत्मा के बीच। हीलिंग का मतलब न तो सिर्फ शरीर में फंसे रहना है, न ही शरीर से भाग जाना, बल्कि इस इंद्रधनुषी पुल की तरह जीना सीखना है। और शायद ये भी कि हमारे जो घाव हैं, जो कमजोरियां लगती हैं, वो असल में कमियां नहीं बल्कि दरवाजे हैं। बिल्कुल, उन दरारों को अपनी कमी समझना बंद करें। शायद वो वही रास्ते हैं जिनसे जागरूकता और करुणा अंदर आती है। छुपा हुआ संदेश शायद यही है, अपने घाव में रहो, उसे समझो और वो ज्ञान में बदल जाएगा। शक्ति का मतलब कंट्रोल नहीं बल्कि उपस्थिति है, मौजूदगी है। और होलनेस कोई मंजिल नहीं बल्कि एक याद है कि हम हमेशा से पूर्ण थे, बस भूल गए हैं। हाँ, हीलिंग शायद उन भूले हुए हिस्सों को वापस पाने की प्रक्रिया है। और आखिर में ये बात कि व्यक्तिगत हीलिंग और दुनिया की हीलिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। जब हम अपने अंदर संतुलन लाते हैं तो हम दुनिया में भी संतुलन लाने में मदद करते हैं। एकदम। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि इन विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। क्या कोई बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी आदतों के बारे में है। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। जैसे रोज कुछ पल जमीन पर नंगे पैर चलना, ये मूलाधार को शांत करता है। या अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए थोड़ा समय निकालना, चाहे लिखकर या नाचकर या बस चुपचाप बैठकर, ये स्वादिष्ठान के लिए है। छोटे हासिल करने लायक लक्ष्य बनाना और जहां जरूरी हो नहीं कहना सीखना, ये मणिपुर को मजबूत करता है। और दिल के लिए हृदय चक्र, किसी एक व्यक्ति से रोज जुड़ने की कोशिश करना, सच में सुनना या आभार व्यक्त करना, अपने विचारों को बिना फिल्टर किए लिखना या गाना गुनगुनाना, ये कंठ चक्र खोलता है। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करके अपने सपनों पर, अपनी कल्पना पर ध्यान देना, ये आज्ञा चक्र के लिए है। और हर दिन बस कुछ पल मौन में बिताना, बिना कुछ किए, ये सहस्रार से जुड़ने में मदद करता है। ये सब बहुत छोटे छोटे कदम लगते हैं, पर शायद लगातार करने से वाकई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यकीनन, ये किताब हमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा देती है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए एक गाइड है। और आज की चुनौतियों को देखते हुए ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम अपने व्यक्तिगत संघर्षों को, चाहे वो हमारी चिंता हो, हमारा बर्नआउट हो, अकेलापन हो या जीवन में अर्थ की तलाश हो, अगर हम उन्हें इस चक्र के नजरिए से देखें, तो ये न केवल खुद के उपचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है, बल्कि दुनिया में संतुलन लाने में हमारी जो भूमिका है उसे भी कैसे प्रभावित कर सकता है। एक गहरा सवाल है ये सोचने के लिए।